लोकसभा के चुनाव होने जा रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर ही उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा दावा किया। मीडिया से बातचीत में राउत ने कहा कि 2024 के बाद इस देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी संजय राउत का इशारा है कि लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष एक होने के बाद केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाएगा। आप भी सुने। 2024 के बाद इस देश में जरूर एक गठबंधन की सरकार आएगी। जी हाँ, उस बारे में जरूर विचार करेंगे। हम एक साथ बैठकर जरूर विचार करेंगे। लोकतंत्र है, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। 2024 के बाद इस देश में जरूर एक हरियाणा के रेवाड़ी से खबर है। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेवाड़ी जिले के माजरा भालखी में एम्स निर्माण को लेकर सभी कागजी प्रक्रिया इसी साल जुलाई महीने तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा ही एम्स का शिलान्यास करवाया जाएगा। और नीचे करो थोड़ा सा। आज तो हम राजकीय के अंदर आए हैं। दो सुविधा जो उपलब्ध करवाई गई है हरियाणा सरकार की तरफ से पावल क्षेत्र को, उसका जिक्र करेंगे। एक तो एक कोऑपरेटिव बैंक राजकीय के अंदर खोला गया है जो 15 से 20 गांव को सर्विस करेगा, लोगों के माली हालत को सुधारने के लिए अपना योगदान देगा। दूसरा, जो किसान की फसल होती है वो सड़ जाती है, बड़े बड़े मानसून आने वाला है, तो एक बड़ा गोडाउन रामपुरा के अंदर हैफेड की तरफ से बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन हुआ है, आज से ही शुरू हो जाएगा। और 9 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जब आप पूछते हैं कि क्या किया गया, तो ये किया गया कि पहले हर एक ज़िला जहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, काम सिर्फ उसके हलके के अंदर हुआ करता था और बाकी सारे ज़िले वंचित रह जाया करते थे। हरियाणा की सरकार ने और देश की सरकार ने जो आखिर के अंदर खड़ा हुआ बंदा है उसको निगाह में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाई हैं। और हरियाणा के अंदर आज के दिन अगर जितना भी तरक्की हो रही है, काम हो रहा है, निष्पक्ष तौर के ऊपर, बराबर के तौर के ऊपर बांट करके किया जा रहा है। यही नीति हरियाणा की है और यही नीति हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आज तो हम राज्य की एमपी में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। एक ही आंधी में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की पोल खुल गई। यदि तूफान आ जाता तो क्या स्थिति होती। नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक कहा कि महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जिस महाकाल लोक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, उसी महाकाल लोक की मूर्तियां एक आंधी भी सहन न कर सकी। मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का पाप का घड़ा भर चुका है और इसीलिए पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने पवन पुत्र किसके हैं, किसके पुत्र हैं, शंकर जी के, अपने पिता का अपमान नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी हवा, पवन मन हवा छोड़ी और दिखा दिया कि नकली है मूर्तियाँ। इसमें भी घोटाला किया है और इसलिए उन्होंने हवा चलाई, छोटी हवा में बह गए, तब टूट गई सप्तऋषियों का अपमान। प्रदेश और देश की सनातन धर्म के प्रेमियों से मैं अपील करता हूं कि सरकार के मुखिया शिवराज सिंह और मोदी को सबक सिखाएं, इनको सजा देना जरूरी है। राजनीतिक रूप से चुनाव आने वाला है, इनका सफाया करें। इन धर्म के नाम पर लूटने वाले, जनता के विकास के नाम पर लूटने वाले लोगों का इस देश से करें राजनीतिक पार्टी का
हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेता सुनील मूसेपुर के नेतृत्व में धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर आधारित द केरला स्टोरी दिखाई गई। सरकारी स्कूल की छात्राओं को ये फिल्म दिखाई गई। युवतियों को ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक रखने के उद्देश्य से इस फिल्म को दिखाया गया था। जो समाज का माहौल हो गया है, उस माहौल को देखते हुए जो सिस्टम में आजकल कमियां आई हैं, हमारे बच्चों के ज्ञान के वर्धक के लिए हमने फिल्म जो केरला स्टोरी बनी है, ये उस धर्म परिवर्तन के आधार पर बनाई हुई है। तो इसके लिए हमें जो हमारी नौजवान बच्ची हैं जिनको इस बात का अभी ज्ञान नहीं है, उनकी शिक्षा में ये चीज़ें बहुत सी इन्वॉल्व नहीं हैं, उसके लिए हम ये पिक्चर उनको दिखा रहे हैं ताकि वो आने वाले समय में इन चीज़ों को समझते हुए आगे जीवन में अपना सही मार्गदर्शन करें और सही मार्ग पे चलें। देखिए, जिस प्रकार हमारे समाज में, खासकर हिंदू समाज में, जिस प्रकार मुस्लिम समाज के युवक लड़कियों को बहला फुसला करके अपना नाम हिंदुओं पर रख के और किस प्रकार बगलाने का काम करते हैं बच्चियों का, और इसका अनेक उदाहरण है। पीछे भी आपने देखा था सरदार हत्याकांड हुआ था। इसी प्रकार अभी जो कल दिल्ली में जो घटना घटी है वो भी इसी का परिणाम है। और केरला में जिस प्रकार ये विषय ज़्यादा है, तो कोई भी जिस प्रकार फिल्म बनाई जाती है तो समाज में कहीं न कहीं कोई बुराई होती है, उसको दिखाने के लिए कहीं कभी राजनीति के ऊपर, कभी धार्मिक, कभी इस प्रकार। तो जिस प्रकार हमारे धर्म के बेटियों के साथ और दूसरे धर्म के युवक जिस प्रकार के कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं बच्चियों के दिमाग में यदि फिल्म को देखने से कहीं न कहीं फर्क पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, देखिए जिस प्रकार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा अपने पूर्व मंत्रित्व काल में अर्जित अनुपातहीन संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए मंत्री के संपूर्ण कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। अगली खबर रेवाड़ी के बावल रेलवे स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म के नजदीक स्कूटी खड़ी करने को लेकर रेलवे कर्मचारी के साथ स्कूटी चालक का विवाद हो गया और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों में हुए झगड़े के दौरान रेलवे कर्मचारी ने स्कूटी चालक के हाथ की उंगली अपने दांतों से काटकर अलग कर दी। बहरहाल पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं कल करीब 1:40 पर मैं अपनी घरवाली को रेलवे स्टेशन छोड़ते गया था। वो अपने गांव जा रही थी, राजगढ़ स्टेशन लगता है उनका। तो मैं वहाँ लगभग 1:45 के आसपास वहाँ स्टेशन पर पहुँचा। गाड़ी आने का समय हो ही रहा, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी स्कूटी आगे खड़ी करके टिकट लिया। तो मैंने थोड़ी सी स्कूटी आगे सरकाई थी, वो एक रेलवे कर्मचारी वो मिला, स्कूटी अलाउ नहीं। मैं भाई अलाउ नहीं है तो मेरे से गलती होगी, मेरा आना जाना भी नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी स्कूटी वापस ले जाता हूँ। तो उसने, मैं वापस ले आने के लिए मैं जैसे ही मैंने स्कूटी मोड़ी तो उसने मेरे को वापस आने के जैसे आने लगा तो मेरे साथ उसने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मैं नहीं जाने दूंगा वापस, ठीक है, और बिल्कुल अभद्रता पे आ। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने करवट ले ली है, जिस कारण भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 जून तक मौसम सुहाना रहेगा। तो वहीं बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बुधवार तड़के दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। भारतीय मौसम
विज्ञान विभाग ने पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी की है। आईएमडी ने बताया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की पूरी संभावना है। आईएमडी के मुताबिक बड़ौत, बागपत, पिलानी, भिवानी, तिजारा और खैरथल में भी अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। खबर मुरादाबाद से है, जहां जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासकीय निकाय बैठक कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान कई मुद्दों पर डीएम ने चर्चा की और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इससे ज्यादा हमें टीचर्स को भी ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेन करने से ज्यादा टीचर्स को आगाह करना चाहिए। जो फोन है वो बच्चों की लाइफ में नहीं, हमारे टीचर्स की लाइफ में। यह बड़ा आसान है बच्चों को कोई भी चीज़ उनको वर्चुअल रियलिटी के हवाले करके अपने साथ बैठ जाना और ये दिखा देना वो बेहतर सीख चुके हैं। हो सकता है सीख जाए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लेके आना टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर का रोल खत्म नहीं हुआ है, न कभी खत्म होगा। जैसे जैसे हम इंटरवेंशंस डालते जाएंगे, ये जो कि ज़रूरी है, ये भी ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। समय के साथ हमें आगे बढ़ते रहना होगा। वैसे वैसे सबसे पहले मैं सार्ड को और पार्टीज को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे जनपद के बेहतरी के बारे में, बच्चों के बेटर फ्यूचर के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया और वर्चुअल लर्निंग का एक यहाँ पर माध्यम दिया है बच्चों को। निश्चित रूप से अगर ये वर्चुअल लर्निंग सपोर्टेड बाय टीचर्स अगर रखा जाए बेहतर ढंग से, तो निश्चित रूप से बच्चे ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि बच्चों का जो आउटडोर गेम्स है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है और इनडोर एक्टिविटीज़ है, इसके बीच एक बैलेंस रखना होगा। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत जसरथपुर के ग्राम प्रधान रामपाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधान जी ब्लॉक में तैनात खंड विकास अधिकारी के जरिए हर आवास पर 2000 रुपए बतौर सुविधा शुल्क लेने की बात कह रहे हैं। ब्लॉक में टीए 500 रुपए और जियो टैग के नाम पर पंचायत सचिव के द्वारा 2500 रुपए सुविधा शुल्क लेने की बात बता रहे हैं। उनका आरोप है कि अगर ये सुविधा शुल्क इन अधिकारियों को ना दी जाए तो वो पात्रों को अपात्र की सूची में डाल देते हैं। अगर कोई लाभार्थी इस मामले की शिकायत भी करता है तो जांच अधिकारी भी सुविधा शुल्क लेकर पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र बनाकर चले जाते हैं। जरा एक संगठन चाहिए वीडियो और वीडियो उनके सबके कमीशन ये तो ब्लॉक तो है कि डकैती गड्ढा। अब क्यों लिए हम तो है वाले जमा है। अच्छा कॉलोनी में जो है सेक्रेटरी नहीं मिलते। कॉलोनी कैसे नहीं तो वीडियो में जाते तो कुछ सेक्रेटरी ज्वाइन जरूर होते है ले किसी ने तो कई रुपए वीडियो जाता तो कई जैसे 20,000 कॉलोनी में 2000 रुपया नहीं दिया तो उनका दोबारा पैसा नहीं दे रोक ले फट दे 2000 रुपया उनका दे दे। तुम जहाँ 1000 ले जाए नहीं जहाँ 20,000 ले लो पत्रकार कर दे पत्रकार 2000 रुपया पत्रकार गवाह उसले करवाए पड़े एक कॉलोनी भरो मतलब पूरा वहाँ गवाह। हाँ तो पत्रकार तो छीनने लेते 500 व्हीकल जमा करेंगे मीटिंग हो जा रही 72 है प्रधान 72 क्या करते हो पंचायत कह रही है। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव के नेतृत्व में गोरखपुर होटल प्रगति में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष
प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के लिए धन्यवाद कार्यक्रम चल रहा है। पूरे प्रदेश में धन्यवाद का कार्यक्रम के तहत मैं गोरखपुर आया हूं। यहां हमारे जो साथी चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में प्रतिभागी रहे, उनके साथ बातचीत हुई है और जो संगठन के साथी हैं उनके साथ भी अग्रिम चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। चुनाव में जो अब अगर स्पेशली गोरखपुर की आप बात करें तो गोरखपुर में जिस तरह से शासन प्रशासन और यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी का दबाव जनता पर था, आप हमारे प्रत्याशियों पर था, ऐसी स्थिति में ये चुनाव हमारे साथियों ने मजबूती से लड़ लिया, इतने वोट प्राप्त कर लिए। हमारे लिए यही बड़ी विजय है। अगर ये जो नौबत यहाँ पर थी गोरखपुर की, यहाँ पर प्रत्याशियों से पर्चे छीने गए, उनके घरों पे हमला किया गया, उन पर हमला किया गया, जनता को वोट देने से रोका गया, पूरी तरह से इस चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश की गई। ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा कि जो वोट हमें मिला है, जो वोट हमें गोरखपुर की जनता ने दिया है, जो प्यार हमें दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्हें यह सीट प्राप्त हुई है, आगे के दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है, जल भराव की जो समस्या गोरखपुर की है, मैं उम्मीद करता हूं नए मेयर साहब जो हमारे चुने गए हैं उन्हें मैं बधाई देता हूं और साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे गोरखपुर को जो जल भराव की समस्या है उससे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मेयर साहब, ये दोनों। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे तीर गंगा घाट पर स्नान करने आए युवक की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। फतेहपुर जिले की पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि कानपुर नगर का रहने वाला एक युवक मंगलवार की सुबह पूरे तीर खरौली घाट पर गंगा स्नान करने आया था। अचानक गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गया। आसपास मौजूद लोगों के शोर मचाने पर घाट पर मौजूद गोताखोरों ने उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। दोपहर बाद करीबन 2 बजे उसका शव गोताखोरों को मिला। हालांकि पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई गई मुहिम में बठिंडा पुलिस को उस समय सफलता मिली जब थाना थर्मल में दर्ज एनडीपीएस केस में फिरोजपुर जेल में बंद राकेश कुमार उर्फ काकू को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की गई। इस दौरान उसके पास से 2 अवैध असलहे पुलिस ने बरामद किए। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी त्रिलोचन सिंह ने बताया कि थाना थर्मल में दर्ज एफडीपीएस एक्ट के अधीन केस में नामजद राकेश कुमार उर्फ काकू, जो कि इस समय फिरोजपुर जेल में बंद था, उससे पूछताछ के लिए वारंट पर लाया गया था। इस पूछताछ में राकेश ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश से काली नाम के नौजवान से 2 अवैध असलहे खरीद कर लाया था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की छानबीन शुरू कर दी है। एक थर्मल ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਜੋ ਖੇਤਾ ਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਵੈਪਨ यूपी ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਖਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਾਕੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਵੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 13 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ 302 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ।
बठिंडा में सब डिवीजन तलवंडी साबो के गांव चटीवाला के किसान की पुलिस के द्वारा अदालत से पैसे के लेन देन संबंधित आए गिरफ्तारी के हुक्मों के बाद की गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने तलवंडी साबो के थाने का घेराव करके हर दिन प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मामला हल न होने पर संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि पुलिस अधिकारी किसानों पर अदालत और प्रशासन के कामों में दखल देने की बात कह रहे हैं। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਚੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ बठिंडा में सब डिवीजन एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पर दिल खोल कर कटाक्ष किए। कभी उन्होंने कांग्रेस में कमलनाथ के अस्तित्व पर तंज कस दिया, तो कभी दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी और ओवैसी को दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड पर घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के मुद्दे को उठाते हुए कई गंभीर सवाल उठाए और तमाम बीजेपी विरोधियों को लपेटे में लिया है। आप भी सुने। एनआईए उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एफआईआर भी एनआईए ने रजिस्टर्ड की है, इसलिए ज्यादा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं मानता मैं। लेकिन एक बात कहता हूं, एनआईए से अगर कोई भी पुट आएगा तो मध्य प्रदेश ने तहस नहस कर दिया है, चाहे वो एचयूटी हो, चाहे आईएस हो, चाहे हमारा पीएफआई का मामला हो, चाहे उसके पूर्व में दूर चले जाएं तो सिमी से लेके यहां तक सारे के सारे नेटवर्क ध्वस्त कर दिए और इनमें किसी को भी मध्य प्रदेश में गुंजाइश नहीं दी जाएगी। शहडोल का जो विषय आया है उसमें एफआईआर हो गई है और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की, जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे उनके हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर है केंद्र सरकार की उपलब्धियां और जिस तरह से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देश के मान को बढ़ाना, राष्ट्रीय स्तर पर विकास को बढ़ाना और देश के अंदर विकास को मुद्दा बनाना किया है और जो जो विकास किए वो एक एक घर तक पहुंचाएंगे। उन्हीं के नाम पे लोग एकजुट नहीं है तो उनका कहना कौन मानेगा। उनका थाने में आवेदन आया है, ये सही है और कमलनाथ जी ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आपका जिला अध्यक्ष था, आपको तानाशाह कह दिया तो आप इतने बड़े डिक्टेटर हो गए कि उसकी चरित्र हत्या की कोशिश करने लगे हो आप। ये आपका दूसरा रूप कार्यकर्ता देख रहे हैं कि किस तरह से या तो जय कमलनाथ बोले। ओबीसी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कल 40 चाकुओं से गोंद दिया, स्पष्ट करो ये लव है कि जिहाद है। आफ्ताब द्वारा 35 टुकड़े कर दिए गए और फ्रिज में रख दिए गए, वो लव था या जिहाद था? ओबीसी जी बताओ जरा, कौशाम्बी में मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने पर जो गला घोंट के बेरहमी से मारा था वो लव था। अच्छा, अचंबा ये नहीं है, अचंबा ये है कि एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला व्यक्ति कल की घटना पर जो बेरहमी से चाकुओं से गोंदना, उसके बाद चेहरे को पत्थर से कुचलना, एक भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नहीं बोला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक शब्द नहीं आया उनका। भाई टहलते हुए अमेरिका चले गए पर एक शब्द नहीं बोला भाई ने कि इतनी बीभत्स और लोमहर्षक घटना हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं आया। इंदौर के चूड़ी वाले पर बहुत जल्दी ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, इस पे एक ट्वीट नहीं आया होगा उनका। बोलते ही नहीं मिले होंगे आपको ऐसे लोग। ये भी देश चेहरा इन लोगों के भी पहचान रहा है और देख रहा है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को कहां धकेल रहे हैं ये लोग। सुंदरकांड का पाठ करें, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आयोजन है, पर ये जरूर बताएं सुंदरकांड के पाठ के पहले कि उनके नेता राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था कि मंदिरों में लोग महिलाओं को छेड़ने जाते हैं, वो उससे सहमत हैं या असहमत हैं।
उनको ये बताना चाहिए कि भगवा को आतंकवाद कहने वाले आप उस बयान से कांग्रेस के लोग सहमत हों कि नहीं सहमत हो। हिंदू उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियां वापस लगाई जाएंगी और मामले की जांच कराई जाएगी। इधर कांग्रेस विधायक महेश परमार ने महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। भगवान महाकाल के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से थोड़ी सी हवा चलने से वहाँ हमारी सप्त ऋषि की मूर्तियाँ और पूरा महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ वो छत विक्षत हो गया, पूरी मूर्तियाँ गिर गई। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपये सरकार बनी तो महाकाल क्षेत्र के विकास के लिए दिए। मध्य प्रदेश की भ्रष्ट बेईमान सरकार शासन प्रशासन के साथ मिलकर आप सब लोग गवाह हो कि किस तरह का वहाँ निर्माण कार्य हुआ। जो भ्रष्ट अधिकारी थे, तात्कालिक कलेक्टर आशीष सिंह हो, नगर निगम के सीओ हो, यूडीए के सीओ, स्मार्ट सिटी के सीओ, क्या शिवराज सिंह चौहान उनको सस्पेंड करेंगे? और इस पूरे महाकाल लोक का लोकार्पण उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो क्या वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, भगवान महाकाल को भी इन लोगों ने छोड़ा, तो क्या वो शिवराज सिंह चौहान जी को सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे? हमारी मांग है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जब भगवान महाकाल के क्षेत्र में पधारे और खूब अपनी पीठ थपथपाई, तो फिर ये भगवान महाकाल। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे।